हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान में कल हम लोगों ने देखा था जो पवनों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और पवने जो उनके प्रकार कितने हैं, ठीक है, ये सब हम लोगों ने कल देखा था। और यहाँ पर देखिए, जैसे ये हम लोगों ने देखा कि जो पवने हैं इसमें प्राथमिक पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। तो ये वाला जो फर्स्ट है हमारा प्राथमिक पवने, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौसमी पवने। बट इससे पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए थे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये वाला जो कंप्लीट कर लेते हैं, जो इसमें दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, ये है त्रिकोशीय वायु संचरण, 3 सेलुलर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि हमारी जो पवने हैं, ठीक है, ये जब हमारे अर्थ से ऊपर की ओर, ये धरातल पर ये पवने बहती हैं, लेकिन जब ये धरातल से ऊपर की ओर जाती हैं और फिर ऊपर के वायुमंडल में जब ये बहती हैं और वहाँ से फिर जब ये नीचे आती हैं, तो ये एक सेल का निर्माण करती हैं, एक कोशिका, कोशीय, इसी बोलते हैं कोशीय वायु संचरण। जो ये पूरा सर्कुलेशन होता है इसे ही बोलते हैं त्रिकोशीय वायु संचरण। ये क्या है, कैसे क्या इसका निर्माण होता है, ये सब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये हम लोगों ने देखा है लास्ट क्लासेस पे, जो हमारा ये वायु दाब पेटियाँ जो बन रही थी, ये हमारी टोटल 7 थी, हम लोगों ने देखा था। ये 0 डिग्री पर हमारी जो बन रही थी, ये लो प्रेशर बेल्ट थी। ये लो प्रेशर 0 डिग्री पर हमारी बन रही थी लो प्रेशर बेल्ट। एंड ये थी हमारी हाई प्रेशर बेल्ट 30 टू 35 डिग्री। एंड ये था हमारा लो प्रेशर बेल्ट 60 टू 65 डिग्री। एंड ये लास्ट था हमारा हाई प्रेशर बेल्ट 90 डिग्री। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में, और सेम होगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। ये सब हम लोग पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो जो पिछली क्लासेस हैं आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी, तो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप लोग पिछली क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। ये 30 से 35 डिग्री ये हो गया हमारा हाई प्रेशर बेल्ट। इसके बाद ये लो प्रेशर बेल्ट है 60 टू 65 डिग्री। एंड ये 90 डिग्री, ये हाई प्रेशर बेल्ट। अब क्या होता है, जब ये जो पवने हैं हमारी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ उठ के जाती है, तो इसको क्या, ये एक सेल का निर्माण करती है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जैसे ये पवने जब उठी ऊपर की ओर, और ये यहाँ पर ऊपर उठने के बाद फिर ये नीचे, जब ये सब हम लोगों ने पिछले क्लासेस में समझा है, तो ये एक सेल का निर्माण हुआ। और ये कुछ पवने इस साइड के लिए सबसाइड होती हैं, और कुछ जो हैं यहाँ से उठने के बाद साउथ में, जो हमारा 30 से 35 डिग्री जो ये है वायुदाब पेटी हाई प्रेशर, यहाँ पर सबसाइड होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, और जो ये लो प्रेशर है, अब पवने यहाँ सबसाइड हो गई। अब लो प्रेशर से यहाँ से जो पवने उठती हैं, ठीक है, ये कुछ तो ये पवने ऊपर होते हुए ये कुछ तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर है, कुछ इस साइड सबसाइड हो जाती हैं, और कुछ पवने ये यहाँ पर हाई प्रेशर है तो इस साइड सबसाइड होती हैं। सेम यही कंडीशन इधर भी देखने को मिलती है। ये हमारा है लो प्रेशर, यहाँ से पवने उठेंगी और ये अपने दोनों तरफ ये सबसाइड होगी यहाँ पर। और ये जो इधर से कुछ पवने जो उठी हैं, वो कुछ पवने इस साइड, यहाँ पर है हाई प्रेशर तो इस साइड सबसाइड हुई। तो ये हमारा बन गया, इसी को बोलते हैं त्रिकोशीय वायु संचरण। अब ये इसका क्या है, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है, ये जो हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पर कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर ट्रेड विंड्स बहती हैं। और ये ट्रेड विंड्स जो ये है, ये ट्रेड विंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारी हैं ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, व्यापारिक
पबने, ये है हमारी व्यापारिक पबने। और कल हम लोगों ने देखा था जो यहाँ पर जो बहती हैं ये हैं पछुआ पबने, पछुआ पबने। और यहाँ पर जो ये ध्रुवों की तरफ ये जो बहती हैं ये है हमारी ध्रुवीय पूर्वा, ध्रुवीय पूर्वा पबने, ध्रुवीय पूर्वा पबने। अब क्या होता है जब ये जो पबने हैं, जैसे इसी को ये पबने हैं, इनको जब यहाँ से ऊपर के लिए चलती हैं तो इन्हें कहते हैं, सबसे पहले तो ये जब नीचे होती है तो इनको कहते हैं धरातलीय पबने। फिर जब ये ऊपर की ओर उठती हैं तो इनको उठती हुई पबने बोलते हैं। और जब ये ऊपर की ओर हमारे वायुमंडल में जब बहती हैं तो इनको ऊपरी पबने कहते हैं। और जब ये नीचे की ओर उतरती हैं तो इनको कहते हैं उतरती हुई पबने। और इनको एक और नाम दिया गया है, जैसे कि ये जो पबने हैं जब ये हो गई हमारी नीचे धरातलीय, जैसे ये यहाँ से ये वाली जो पबने हैं इनको धरातलीय, और ये जो पबने हैं ऊपर इनको यहाँ पर व्यापारिक पबनों को कहते हैं। ये ऊपरी वाली जो ये पबने हैं ये, इन दोनों को कहेंगे प्रति व्यापारिक पबने, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाली जो ये ऊपर के लिए बहती, जो यहाँ से ये वाला एरिया, ये पछुआ पबने, इनको ये पछुआ पबने जो हैं जब ये ऊपर हैं तो इनको कहेंगे प्रति पछुआ पबने, प्रति पछुआ पबने। ये हो गई दक्षिणी गोलार्ध में। और सेम इनका नाम यहाँ पर भी है, ये जो एरिया है ये वाला, और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसे कहेंगे प्रति पछुआ पबने, ठीक है। और सेम ये इसमें दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर बहती हैं ये जो ध्रुवीय पूर्वा पबने, तो इनको कहेंगे प्रति ध्रुवीय पूर्वा पबने। सेम इधर भी होगा, ये वाला एरिया जो है इसको कहेंगे प्रति ध्रुवीय पूर्वा पबने, ठीक है। तो ये हो गया, अगर एग्जाम में पूछा जाता है प्रतिव्यापारिक पबने किसे कहते हैं, ठीक है। या हमारे इस तरीके से पूछ सकता है, जो हमारे वायुमंडल में साउथ या नॉर्थ कोई भी गोलार्ध में पूछा जा सकता है कि 0 से 30-35 डिग्री तक ऊपरी वायुमंडल में जो पबने बहती हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन में दे देगा प्रति व्यापारिक पबने, प्रति पछुआ पबने। इस तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर एकदम क्लियर कर लेंगे। आप इसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा विंड सर्कुलेशन का ये जो टॉपिक है ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। यहाँ पर 1-2 बार रिवीजन करने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। इसीलिए आज ये जो हमारा जो क्लास हम ले रहे हैं, ये सारा जो इसका यहाँ पर जितना भी मैं डायग्राम और जितना भी लिख करके समझा रही हूँ, ये इसका पूरा PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके और वहाँ से PDF देख सकते हैं, ताकि आप बार बार इसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये त्रिकोशीय वायु संचरण इसी को कहते हैं। और हाँ, इसको एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे ये वाला जो है हमारा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसलिए यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे ये हमारा ये जो एरिया था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि 0 से 10 डिग्री एकदम शांत एरिया, जिसे हम लोगों ने डोल ड्रम कहा था, तो यहाँ पर तो पबने ज़्यादा नहीं चलती, तो इसलिए क्या है, ये 10 डिग्री, ये जो हमारा ये वाला जो सेल बनता है, ये सेल, ये हमारा
10 डिग्री से 30-35 डिग्री तक बनता है, ठीक है। और इसको नाम दिया गया है हेडली सेल। एक मिनट, जैसे मैं यहीं पर बता देती हूँ, ये जो हमारा हेडली 10 डिग्री से 35 डिग्री तक ये जो सेल है इसे हेडली सेल कहेंगे। हेडली सेल, इसका नाम है हेडली सेल, ठीक है। और ये जो है इसकी ये कितनी ऊंचाई तक ये पगने जाती है? हेडली सेल जो है ये इसकी पगने जो है 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती हैं। 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक की ऊंचाई, इन सेलों की जो ऊंचाई है 12 से 14 किलोमीटर है ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा 35 डिग्री से 65 डिग्री। ये जो सेल बन रहा है ये वाला 35 डिग्री से ये वाला, तो इसको नाम दिया गया है फेरल सेल। फेरल सेल। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 10 से 12 किलोमीटर। 10 से 12 किलोमीटर, ठीक है। जो तीसरी सेल बन रही है साउथ हेमिस्फीयर में और नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसका नाम है, जैसे ये बन रही है हमारा 65 डिग्री से और 90 डिग्री तक दोनों गोलार्ध में, इसको नाम दिया गया है पोलर सेल। इसी को कोशिका हिंदी में कहते हैं ना, हेडली कोशिका, फेरल कोशिका, पोलर कोशिका, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है ये 6 से 8 किलोमीटर केवल है। 6 से 8 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी केवल। तो ये होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा प्रेशर वेल्ट शिफ्टिंग। आप लोगों ने प्रेशर वेल्ट पढ़ी थी ना, ठीक है। प्रेशर वेल्ट शिफ्टिंग ये कल रह गया था, वो भी यहाँ पर बता देती हूँ ताकि कोई भी, मैं नहीं चाहती कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो, इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग को छोड़ना नहीं है। प्रेशर वेल्ट शिफ्टिंग, दाब पेटियों का स्थानांतरण, दाब पेटियों का स्थानांतरण। इसमें क्या है हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था जब हमारा सनरेज आता है तो ये जो है हमारा 0 डिग्री पर सर्वाधिक यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलता है, क्योंकि जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर सीधी पड़ती हैं और कम दूरी तय करती हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं, ये आप इस तरीके से समझिए। जैसे ये मान लीजिए इस तरीके से आप डायग्राम में समझिए, मैं एकदम गोल जो पृथ्वी है उस आकार में नहीं, इसको इस टाइप में समझने की कोशिश करिए तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे ये हमारा मान लीजिए गोल यहाँ पर अगर बना दें, उसी को आप इस डायग्राम में समझिए। ये हमारा अर्थ में क्या हम लोगों ने देखा था, जो ये भूमध्य रेखा पर ये हमारा यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा था, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। फिर ये है हमारा 30 से 35 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट, और ये है हमारा लो प्रेशर बेल्ट 60 to 65 डिग्री, एंड ये है हमारा हाई प्रेशर बेल्ट 90 डिग्री। सेम है साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर ये हाई प्रेशर बेल्ट 30 से 35 डिग्री और ये है 60 से 65 डिग्री लो प्रेशर बेल्ट, और ये है हमारा हाई प्रेशर बेल्ट 90 डिग्री। अब क्या है, आप लोगों को पता होगा, जैसे ये जब सनरेज यहाँ पर सीधी आती है तो यहाँ पर ये लो प्रेशर बनता है, बट जब हमारा ये जो पृथ्वी है, ये हमारा जैसे ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ ये पृथ्वी जो है घूम रही है, ठीक है।
तो जब ये पृथ्वी जैसे मान लीजिए यहाँ पर है एंड यहाँ पर घूमती घूमती यहाँ पर पहुँच गई, ये है हमारा सन एंड ये है हमारा अर्थ, ठीक है। जब ये पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आ गई तो क्या होगा, सेम यहीं पर सेम टेम्परेचर यहाँ की बजाय, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है ना 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ये सब हम लोग आगे की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर बस हम थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रही है, बस उतना ही हम लोगों को देखना। तो ये क्यों शिफ्ट हो रही है, जब ये सूर्य की किरणें जैसे जब इस साइड उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य 23.5 डिग्री पर लंबवत होगा, तब क्या होगा, हमारी उत्तरी गोलार्ध की तरफ ये जो प्रेशर बेल्ट है ये शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे ये जो रहा प्रेशर बेल्ट जो है, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत होंगी 23.5 डिग्री पर, तब ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये ऊपर की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। सेम ये जो है हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी हो जाएगी नॉर्थ की ओर एंड ये भी हो जाएगी। अब ये कहाँ ऊपर जाएगी, ये तो अपना सेम ही रहेगी, ये कहाँ ऊपर जाएगी, ठीक है। और सेम ऐसे ही ये उत्तरी दक्षिणी सेम ही होगा, सारी बेल्ट्स जो है ऊपर की ओर खिसक जाएंगी, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो लो प्रेशर जो यहाँ बन रहा था वो अब यहाँ पर बनेगा, थोड़ा सा इसका जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। ये हाई प्रेशर यहाँ की बजाय थोड़ा ऊपर बनेगा और ये लो प्रेशर थोड़ा ऊपर हो जाएगा, और ये तो हाई प्रेशर है, ठीक है। सेम यहाँ पर हाई प्रेशर यहाँ था, अब ये थोड़ा उत्तर की ओर होगा हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर, ठीक है। ये तो हो गई हमारी जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। अब क्या होगा, ये तो हो गई हमारी 21 जून की कंडीशन, ठीक है। अब क्या होगा, 22 दिसंबर को आप लोगों ने अगर पहले पढ़ रखा है, अदरवाइज मैं ये तो नेक्स्ट जो क्लासेस आगे होंगी उनमें बहुत डिटेल में बहुत क्लियरली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये 23.5 डिग्री साउथ में जब सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ेंगी, तब क्या होगा, ये इधर उत्तर के लिए शिफ्ट हो रही थी नॉर्थ के लिए, यहाँ पर ये साउथ के लिए शिफ्ट होंगी। तो जो ये हमारा लो प्रेशर 0 डिग्री था, ये यहाँ पर हो जाएगा साउथ की तरफ। जितनी भी बेल्ट है सबके साथ यही प्रोसेस होगा, और ये पोल पर तो सेम ही रहेगा, वो कहाँ जाएगी वो तो आप कॉमन सी बात है, आप लोग समझ ही सकते हैं, ठीक है। ये सारी बेल्ट जो है हमारी साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर अब थोड़ा सा नीचे की ओर हो जाएगा, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड ये लास्ट हाई प्रेशर पोल पर। ये है हमारा ये जो प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग की स्टोरी, ठीक है। अब क्या है, ये होता है हमारा, ये जब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध की कंडीशन ये रहेगी, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब जब शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट होता है, जब बेल्ट ये जो शिफ्ट करती है, तो अर्थ पर कुछ एरिया कुछ टाइम के लिए लो प्रेशर का एरिया हाई प्रेशर में आ जाता है, और हाई प्रेशर का एरिया लो प्रेशर में चला जाता है। यहाँ पर आप देख ही चुके हो, जैसे ये जो था लो प्रेशर, ये यहाँ का हाई प्रेशर में चला गया, जब दक्षिणी गोलार्ध में हुआ तो ये जो एरिया था ये वाला, ये हाई प्रेशर का, तो यहाँ पर ये लो प्रेशर आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है, और इसका असर हमारे मौसम पर पड़ता है। ये इसका पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर जैसे विषुवत रेखा पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ठीक है, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अब इसके बाद ये अब हमारा कंप्लीट होता है फाइनली जो हमारी प्राथमिक पबने थी, ठीक है। ये इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड जो हमारी पबने हैं, मौसमी पबने, मतलब द्वितीयक संचरण, और इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं वायु राशि, फिर पढ़ेंगे वाताग्र, ठीक है। वायु राशि सबसे पहले हम लोग देखते हैं। वायु राशि में
यहाँ पर हम लोग देखते हैं वायु राशि, एयर मास। ये एयर मास क्या है, यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जैसे कि कोई एरिया है, ठीक है, एक विशेष एरिया में वहाँ पर तापमान और वायुदाब, आर्द्रता, ये सभी चीजें जो हैं विभिन्न ऊंचाइयों पर लगभग समान रूप से पाई जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर एयर मास की कंडीशन बनती है। ठीक है, जैसे कोई ये एरिया है, मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ पर तापमान और यहाँ की आर्द्रता, वायुदाब, ये सब जो है लगभग समान पाया जाए, ये सब समान हो, लगभग समान हो, लगभग समान हो, लगभग समान रूप में पाया जाए, समान रूप में पाया जाए। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये वायु राशि की स्थिति बनती है, वायु राशि, वहाँ पर वायु राशि की स्थिति बनती है। ठीक है, और ये वायु राशि जो है, ये एयर मास दो तरीके के होते हैं। ये कोल्ड क्षेत्र में कोल्ड एयर मास, कोल्ड एरिया में कोल्ड एयर मास, ठीक है, और वार्म एरिया में, इसको हॉट नहीं बोलेंगे, हॉट ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वार्म मतलब हल्का गर्म, ठीक है, वार्म एरिया में वार्म एयर मास, गर्म वायु राशि, एयर मास, ठीक है। ये गर्म क्षेत्र में गर्म वायु राशि, ठंडे क्षेत्र में ठंडी वायु राशि, ठीक है। जब वायुमंडल में डिस्टरबेंस कोई भी ना हो, जैसे ये तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, ये सब समान हो, और ये वायु जो है ज़्यादा तेज ना हो, यहाँ पर जब मतलब लगभग डिस्टरबेंस ना के बराबर हो, तो उस क्षेत्र में ये वायु राशि पाई जाती है। जैसे एरिया जो हो वहाँ पर इसको, ये जो हमारा वायु राशि है, एयर मास, वायु राशि, ये वायु राशि जो 1 से 4 किलोमीटर तक के एरिया में बनती है। जैसे ये एरिया है, यहाँ पर कोई एक सेम वायु राशि देखने को मिली, ठीक है, ये कोई है एयर मास है, तो इसका जो एरिया होगा ना, वो 1 से 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से ऊपर ये एयर मास नहीं बनते हैं। 0 से 4 किलोमीटर, 0 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के एरिया तक ही ये देखे जाते हैं, ठीक है। अब ये सब क्यों बनना जरूरी है, ये इसका क्या इफेक्ट होता है, ये सब हम लोग देखेंगे अपना। इसी वजह से जेट स्ट्रीम में इनकी क्या भूमिका है, वातावरण में इनका क्या रोल है, इस टाइप में ये सब हम लोग देखेंगे, और इनकी उत्पत्ति की दशाएं क्या होगी। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वायु राशि, एयर मास के उत्पत्ति की दशाएं, इनकी उत्पत्ति की दशाएं क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे सबसे पहली कंडीशन है कि यहाँ पर समतल धरातल होना चाहिए, समतल धरातल मीन्स मतलब समान धरातल हो। ऐसा नहीं है कि जैसे समतल धरातल मीन्स जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर फिर कुछ टाइम चले, उसके बाद पठार हो गया, ये पठार हो गया, फिर कुछ टाइम चले तो ये हमारे पर्वत हो गए, पर्वत रास्ते में आ गए, फिर कुछ टाइम चले फिर अर्थ आ गया, या समुद्र आ गया, ठीक, जैसे ये कुछ टाइम चले ये समुद्र आ गया। इस कंडीशन में हमारे वायु राशि नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो
आर्द्रता है, वायु दाब है, ये समान नहीं रहेंगे, ये डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नहीं, तो ये एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड है समुद्री तल पर अधिक उपयुक्त होगा, समुद्री तल जो है अधिक उपयुक्त होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को मैंने अपने लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि ये समुद्री जो है मतलब जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, तो क्योंकि इसकी जो है विशिष्ट ऊष्मा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी, अधिक होगी, ठीक है। जब इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी तो यहाँ पर ये स्थिति बनी थी ना, इसके लिए जो जरूरी है तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, ये स्थिति ज़्यादा देर तक रहेगी, तो यहाँ पर ये अच्छे से वायु राशि जो है एयर मास बन पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। और थर्ड है आधार तल की भौतिक दशाएं जो हैं, जो हमारा आधार तल है, आधार तल की भौतिक दशाएं, आधार तल की भौतिक दशाएं जो हैं वो समान होनी चाहिए, समान हो, जैसे कि तापमान में ज़्यादा अंतर ना हो, भौतिक दशाएं मतलब यही हो गई, भौतिक दशाएं जैसे समान हो, जैसे तापमान जो है, फॉर एग्जाम्पल तापमान ज़्यादा अंतर ना हो, ज़्यादा अंतर ना हो। इसके बाद क्या हो? फोर्थ है चक्रवात की स्थिति ना हो। आप जानते हो चक्रवात में कितनी तेज हवाएं चलती हैं, आर्द्रता बहुत होती है, वायु दाब सबसे ज़्यादा होता है। चक्रवात की स्थिति ना हो, चक्रवात की स्थिति ना हो, ठीक है, क्योंकि ये वायुमंडलीय दशा को अस्थिर कर देता है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, क्योंकि यह वायुमंडलीय जो स्थिति होती है उसको, स्थिति को अस्थिर कर देता है, अस्थिर कर देता है। इसके बाद है फिफ्थ में क्या है? जैसे कि दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जैसे जितना दाब प्रवणता बल अधिक होगा उतनी पवनें तेज चलेंगी, तो ये दाब प्रवणता बल जो है ये न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, जिससे कि पवनें जो हैं पवनें अधिक तेज ना चलें, अधिक तेज ना चलें। तो ये हो गया हमारा वायु राशि जो है उनकी उत्पत्ति की दशाएं। अब हम लोग देखते हैं वायु राशियों का वर्गीकरण, जैसे कि वायु राशियों का वर्गीकरण, वायु राशियों का वर्गीकरण। इसमें क्या देखेंगे? ये जो वर्गीकरण है ये दो आधार पर किया गया है। इसके दो आधार क्या हैं यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। दो आधार हैं, तो इसमें पहला है तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर क्या है? गर्म वायु राशि एंड ठंडी वायु राशि, ठंडी वायु राशि, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला आधार तापमान के आधार, और दूसरा है हमारा
आर्द्रता के आधार पर। तो आर्द्रता के आधार पर क्या है कि महाद्वीपीय शुष्क वायु राशि, शुष्क वायु, एक ये हो गया, और दूसरा है महाद्वीपीय आर्द्र वायु राशि। ये शुष्क है, जैसे यहाँ पर ये गर्म थी और ये ठंडी है, ये यहाँ पर आर्द्र वायु राशि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वायु राशि से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या, जैसे कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है वाताग्र। वाताग्र, इसको कहते हैं फ्रंट्स। तो ये क्या है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है वायु राशियां। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब ये दो वायु राशियां जो होती हैं अलग अलग अपोजिट वायु राशि, जैसे ठंडी गर्म, ठीक है, जब ये दो वायु राशि जो है नजदीक आती हैं एक दूसरे के, तो उनके जो बीच की जो एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं वाताग्र। जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारा है, मान लीजिए एक एयर मास ये है, ये एयर मास है, ये हमारा एयर मास है, और सेकंड है ये एक और एयर मास है। ठीक है, अच्छे से नहीं बन पाया बट आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा दो एयर मास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है हमारा मान लीजिए वार्म है, वार्म एयर मास, गर्म, और ये है हमारा कोल्ड एयर मास। ठीक है, जब ये दोनों अपोजिट हो गया यहाँ पर, अब जब इनके बीच का जो एरिया होगा, जैसे ये जो बीच का एरिया है हमारा, ये जो बीच का एरिया है इसे कहेंगे हम लोग फ्रंट। तो अब आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ गए होंगे, जैसे ये हो गया हमारा फ्रंट्स, वाताग्र। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये जो एयर मास हैं दोनों कोल्ड और वार्म, ठीक है, इनकी जो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, ये मैक्सिमम हाइट इनकी 3 किलोमीटर ही होती है। फिलहाल ये 2 से 3 किलोमीटर तक बनते हैं, पर इनकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 3 किलोमीटर है, उसके ऊपर ये नहीं बनते हैं। मैक्सिमम, मैक्स 3 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये हमारे एयर मास होता है, ठीक है, तो एयर मास में मतलब ये ऊंचाई अधिक होती है या फ्रंट, ये जो एरिया है ये ज़्यादा होता है, ये फ्रंट, ये वाताग्र की बात नहीं, फ्रंट मतलब सामने का जो, ठीक है, या इसकी गहराई सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गहराई देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 डायमेंशनल है, मैंने बनाया हुआ है, और जैसे इसकी गहराई यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये कोई भी एरिया है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई भी एरिया है हमारे अर्थ का, कोई भी, ये कोई भी कंट्री है या महाद्वीप है, यहाँ पर क्या होगा, ये फ्रंट जो हमारे बनेंगे, जैसे ये फ्रंट बना तो ये काफी अंदर तक जाएगा, ये काफी अंदर तक गया, ठीक है, ये फ्रंट, तो ये काफी अंदर तक गया, तो इसकी गहराई सबसे ज्यादा होती है फ्रंट, और ऊंचाई इसके कंपेयर में। यहाँ पर एग्जाम में अगर पूछता भी है तो यहाँ पर फ्रंट में मतलब वाताग्र में सबसे ज्यादा मतलब कि ऊंचाई, और जो सामने का है फ्रंट, मतलब सामने ऊंचाई या सामने का क्षेत्र की तुलना में सबसे ज्यादा
गहराई देखने को मिलती है, गहराई देखने को मिलती है। गहराई देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे वाताग्र में सबसे ज़्यादा गहराई देखने को मिलती है, मतलब ऊंचाई और सामने का जो क्षेत्र है उसकी तुलना में जो ये सामने का क्षेत्र है और जो एरिया ऊंचाई है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाताग्र उत्पत्ति के लिए ये सब अभी हम लोग डिस्कस भी कर लिया, बट यहाँ पर मैं रिवाइज ही एक तरीके से करवा देती हूँ। के लिए वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं क्या है। अभी मैंने बताया कि तापीय भिन्नता एक तो होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आवश्यक दशाएं हैं। फर्स्ट है तापीय भिन्नता, तापीय भिन्नता हो, वार्म हो कोल्ड हो, वार्म हो और कोल्ड हो, एक वार्म एक कोल्ड। ठीक है, और वायु विपरीत दिशा हो, वायु राशियों की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मीन्स जैसे कि ये हमारा अगर ये हम जैसे यहाँ पर तो हो गया आप लोग मैंने अभी बताया ही कि एक वार्म हो एक कोल्ड हो। यहाँ पर क्या है विपरीत दिशा का मतलब, जैसे ये हमारा मान लीजिए ये वायु राशि है, ये कोल्ड है, मान लीजिए वार्म है। ठीक है, बट ये सेम दिशा में जा रही है, दोनों की सेम दिशा है, तो ये टकराएंगी ही नहीं। जब ये टकराएंगी नहीं तो वाताग्र कैसे बनेंगे। अब इसी जैसे विपरीत दिशा ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और होना क्या चाहिए, जैसे ये हो गया हमारा एक कोल्ड एयर मास हो गया और ये वार्म हो गया। ठीक है, अब क्या हो, अब ये इधर से आ रहा हो कोल्ड और ये इधर से आ रहा हो, तो ये स्थिति जब होगी तब यहाँ पर फ्रंट्स बनेंगे, फ्रंट वाताग्र बनेंगे। ठीक है, और इस स्थिति में फ्रंट्स नहीं बनेंगे, फ्रंट्स नहीं बनेंगे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो इसके लक्षण क्या हैं। जैसे वाताग्र उत्पत्ति के लिए लक्षण। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जब ये वाताग्र बनेंगे तो इनकी गति जो होगी वायु की गति, वाताग्र में वायु की जो गति है, वायु गति ये 50 से 80 किलोमीटर की होगी, 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये जो हमेशा बनेंगे ये धरातल से 3 किलोमीटर, मैंने भी बताया भी है, धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद नहीं बनेंगे, ऊंचाई के बाद नहीं बनते। एंड यहाँ क्या होता है कि जैसे ये 3 किलोमीटर ऊंचाई के बाद ये वायु राशियां जो हैं समाप्त हो जाती हैं, यहाँ वायु राशियां, और जब वायु राशियां समाप्त हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्रंट्स कहाँ बनेंगे, यहाँ वायु राशियां समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ वायु राशियां समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो ये वाताग्र हैं इनके प्रकार। ठीक है, तो ये वाताग्र जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं।
तो जो पहला इसमें देखने को मिलता है स्थायी वाताग्र। स्थायी वाताग्र क्या है? जब दो वायु राशियां आमने सामने आ जाती हैं तो उनके मध्य वाताग्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस स्थिति में वायु ऊपर की ओर नहीं उठती, केवल ये जो फ्रंट्स थे ये बस आमने सामने आए, ठीक है, और ये हमारा वाताग्र बन गया, ठीक है, बट ये आपस में ना टकराए दोनों वायु राशियां, ना ही ये ऊपर की ओर हवाएं उठी। बस ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये स्थायी वाताग्र इसको कहते हैं। उसके बाद होता है शीत वाताग्र। शीत वाताग्र में क्या होता है? जब ठंडी वायु आक्रामक हो जाती है, जैसे कि ये मान लीजिए कोल्ड एयर मास है और ये हमारा है वार्म। अब क्या हुई? ये ज़्यादा प्रबल हो गई, तो ये क्या हुआ? जब ये इधर के लिए आई और ये इसके ऊपर चली जाती है, ठीक है, ये कोल्ड है, यहाँ पर कोल्ड जाती है और ये वार्म है, ऊपर को उठ जाती है। वार्म जो एयर है ये ऊपर के लिए उठ जाती है। ये जब कंडीशन बनती है, जैसे कोल्ड एयर मास इधर गई और वार्म एयर मास को जो है ऊपर के लिए उठाया, तो ये कंडीशन इसी को कहते हैं शीत वाताग्र। बस इतना यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। इसमें कोल्ड एयर मास जो था ये अधिक प्रबल था, यहाँ पर गर्म वायु आक्रामक होती है तो ये उष्ण वाताग्र बनता है। यहाँ पर क्या होता है? गर्म वायु खुद ठंडी वायु, जैसे ये गर्म यहाँ पर था, ये कोल्ड है, ये वार्म है। यहाँ पर क्या हुआ था? इसमें कोल्ड वायु इधर गई तो ये इसको धकेल के और ये यहाँ पर आ गए और इसको गर्म को ऊपर उठा दिया। यहाँ पर ये नहीं होती, ये खुद ऊपर के लिए उठती है और इसके ऊपर आ जाती है, यहाँ पर कोल्ड पर, ये यहाँ पर ये वार्म यहाँ पर प्रबल हो जाती है और ये कोल्ड इसके कंपेयर में शांति होती है, ठीक है। ये इसकी हो गई उष्ण वाताग्र का, ये यहाँ पर देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद होता है अधिविष्ट वाताग्र। इसमें क्या होता है? जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम से घेर लेती है तो गर्म वायु को धरातल से ऊपर उठा देती है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे ये ठंडी वायु राशि है और ये गर्म है, ये वार्म है और ये कोल्ड है, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पर ठंडी गर्म वायु राशि को उत्तर पूर्व, आपको कल मैंने बताया था ना, उत्तर पूर्व क्या होगा? ये है उत्तर, ये है पूर्व, ये उत्तर पूर्व से, यहाँ से ये उत्तर पूर्व मीन्स ये हो गया, ठीक है, इस साइड से, ठीक है, और इस साइड से उत्तर पश्चिम, इस साइड से भी दोनों तरफ से घेर लेती है। जब क्या हुआ? यहाँ से जो वार्म एयर था ये ऊपर की ओर चला गया। जब ऊपर की ओर चला गया तो फिर ये इससे ये धरातल जो था यहाँ से इसका संपर्क टूट गया, ये पूरा यहाँ पर ठंडा एरिया हो गया, ठंडा एयर मास हो गया, ठीक है। और यहीं पर अधिविष्ट वाताग्र की उत्पत्ति हुई, इसी को कहते हैं अधिविष्ट वाताग्र, ठीक है। ये पूरा जो हो गया है ये कोल्ड एयर मास, ठीक है। इसी को यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति बन जाती है। तो एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि फ्रंट्स में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति देखने को मिलती है, तो यस, यहाँ पर ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशन बनती है। जैसा कि जितने भी फ्रंट्स हैं आपने देखा ना, फ्रंट्स में वाताग्र में ये कोल्ड एयर मास ऊपर जा रही है, वार्म मतलब इस यहाँ पर जा रही तो वार्म, ये ऊपर जा रही तो यहाँ पर ठंडा हो गया, यहाँ पर गर्म, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशन बन गई। सेम हर देखिए जितने भी वाताग्र हैं सब में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है वाताग्र, ठीक है। इसके आगे के जो भी हैं टॉपिक वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि अब हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया था। अब ये वाताग्र और वायु राशि ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे चक्रवात है, जेट स्ट्रीम है, प्रतिचक्रवात। क्योंकि अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।